हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इसमें हम एट्रियल मिक्सोमा के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपने पिछले लेक्चर में हर्ट साउंड के बारे में पढ़ा था, S1 S2 S3 S4 वगैरह के बारे में। आज हम लोग एट्रियल मिक्सोमा के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एट्रियल मिक्सोमा क्या है? ओमा लगा हुआ मतलब बेनाइन ट्यूमर है, क्योंकि ये ओरिजिनेट करता है प्राइमरली हार्ट से, इसीलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी ट्यूमर। तो ये क्या है? प्राइमरी ट्यूमर है, किस बिनाइन है और हार्ट में होने वाला है। तो प्राइमरी बिनाइन ट्यूमर जो कि मोस्ट कॉमन ये क्या है? एट्रियल मिक्सोमा। जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ हार्ट जो कि प्राइमरी है वो कौन है? एट्रियल मिक्सोमा। ठीक है, एट्रियल मिक्सोमा होता क्या है कि एट्रिया में आप लोग देख पाएंगे ये ट्यूमर बना हुआ है, एट्रिया में ट्यूमर है। तो ट्यूमर क्या करता है कि भाल्व जब ओपन होता है तो उसको हिट करता है, मतलब ऑलरेडी ओपन भाल्व को हिट करता है, पहले से खुला हुआ भाल्व को हिट करता है। तो हिट करने के कारण टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होगा डायस्टोल के दौरान। तो इस कारण से मिड डायस्टोलिक मर्मर देखने को मिलता है। और जब ओपन करता है तो उसमें हिल करता है, इसलिए इसका जो साउंड सुनाई देता है ट्यूमर पॉप साउंड, जो कि कब सुनाई देता है? जब भाल्व ओपन करेगा, मतलब कि ओपनिंग स्नैप के बारे में। S1 S2 S1 S2 बीच में इजेक्शन क्लिक था, S2 के बाद क्या था? ओपनिंग स्नैप, जहां पर कि डायस्टोल हो रहा होता है और ये M1 T1 ओपन होता है, M1 T1 ओपन होता है, लेफ्ट है या राइट है। ठीक है, तो इस तरह का सीन होता है इसमें। तो देख सकते हैं यदि कोई ट्यूमर हिट कर रहा है भाल्व को तो भाल्व में डैमेज होगा। तो डैमेज होगा तो भाल्व एंडोथेलियम में डैमेज होता है, उसके कारण क्या होगा? प्लेटलेट प्लग बनेगा। फिर क्या हो सकता है प्लेटलेट प्लग का? प्लेटलेट प्लग यहाँ से आएगा, फिर एयोटा के थ्रू पूरा बॉडी में फ्लो करेगा। तो जो माइक्रो वेसल्स हो सकते हैं वहां पे क्या जाकर वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है, जिसके कारण क्या होगा कि यदि ऑब्स्ट्रक्शन किया तो वो रीजन क्या होगा? पैलेट देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि ब्रेन में चला गया, वो जो प्लेटलेट प्लग था, प्लेटलेट का जो प्लग बना वो यदि ब्रेन में चला गया तो क्या हो सकता है कि ब्रेन में माइक्रो वेसल्स को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, उसके कारण क्या हो सकता है? शॉक आ सकता है। तो ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक देखने को मिलता है इसमें, किससे किसमें? एट्रियल मिक्सोमा केसेस में। फिर क्योंकि यहाँ पे ब्लड फ्लो टर्बुलेंट है, ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा कि कार्डियक आउटपुट भी जो होगा, यदि हम लोग कार्डियक आउटपुट का डिमांड को बढ़ा देंगे किसी वर्क के करने के लिए तो यहाँ पे कर नहीं पाएगा, थकान जल्दी फील होगा, मतलब कि यहाँ पे देखने को मिलेगा इफेक्ट इंटॉलरेंस। ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो इसका जो मान लेते हैं केस स्टडी करते हैं, मान लेते हैं, तो यहाँ पर पेरेंट केस कैसे करेगा कि ये फीमेल आएगी, वो क्या बोलेगी कि जो है इफेक्ट इंटॉलरेंस, मतलब पहले छत चढ़ पाते थे, छत या ट्रेस पे जा पाते थे, आपके लैंग्वेज में ट्रेस पे जा पाते थे, मान लेते हैं एक दिन में 3-4 बार जा पाते थे। अब क्या होता है, एक दूध सीढ़ी चढ़ने पर ही थकान फील होने लगता है, तो इफेक्ट देखने को मिलता है। फिर मान लेते हैं कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होगा? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिस्पेनिया और एक्सर्शन होगा, डिस्पेनिया देखने को मिलेगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है? यहाँ प्लेटिपेनिया देखने को मिलता है। प्लेटिपेनिया मतलब क्या होता है कि ऑन सिटिंग पोजिशन डिस्पेनिया इंक्रीजेस ऑन सिटिंग पोजिशन, मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग सिटिंग पोजिशन बढ़ जाता है। लेकिन व्हेन पेशेंट लाई डाउन द फील ऑफ डिस्पेनिया बिकम और फील्स इट बेटर, मतलब इफ दे लाई डाउन देन इट फील बेटर, मतलब डिस्पेनिया डिक्रीज कर जाता है आफ्टर लाई डाउन, मतलब ब्रीथिंग प्रॉब्लम डिक्रीज कर जाता है, डिफिकल्टी ब्रीथिंग जो है वो कम हो जाता है। तो प्लेटिपेनिया, तो प्लेटिपेनिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। और उसके बाद अदर एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो पहले तो क्या था? ट्यूमर पॉप साउंड देखने को मिला था यहाँ पे, जो कि स्कलेटरी फाइंडिंग हो जाएगा। उसके बाद मिड डायस्टोलिक मर्मर देखने को मिला था। उसके बाद पैरेलल में प्रेजेंट या नॉट प्रेजेंट हो सकता है। और ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक इवेंट्स की बात किए थे, अब क्यों हुआ तो था एंडोथेलियम डैमेज हो जाता है, उसके कारण क्या होगा? प्लेटलेट प्लग बनेगा, उसके कारण ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ट्यूमर हिट किया ऑलरेडी ओपन मिडल भाग से, मान लेते हैं लेफ्ट एट्रिया की बात कर रहा है, तो मिडल भाग से हिट किया, उसके कारण क्या हुआ? ट्यूमर पॉप साउंड सुनाई दिया। ट्यूमर पॉप साउंड होता है जो कि लो पिच साउंड होता है। ठीक है, लो पिच। और जो ओपनिंग स्नैप, क्योंकि ट्यूमर पॉप साउंड और ओपनिंग स्नैप कोइंसाइड कर जाता है। ओपनिंग स्नैप आपको याद होगा, देखिए ओपनिंग स्नैप की बात करते हैं तो ये S1 था, S2 था, यहाँ पे ओपनिंग स्नैप जहाँ पे ओपन कर रहा था, ओपनिंग स्नैप। ठीक है,
ये क्या चल रहा है, डायस्टोल चल रहा है, यहाँ पे इधर सिस्टोल चल रहा था, ठीक है, यहाँ पे इजेक्शन क्लिक वगैरह था, तो जो भी है, तो ओपनिंग स्नैप हो गया। तो ओपनिंग स्नैप से कुछ कोइंसाइड कौन करता है, ट्यूमर पॉप साउंड कोइंसाइड किया। तो मतलब कि अब दोनों को सुन पता कैसे चलेगा ओपनिंग स्नैप का साउंड है या ट्यूमर पॉप साउंड का साउंड है। जो ट्यूमर पॉप साउंड का साउंड जो होता है वो क्या होता है, लो पिच का होता है, लो पिच का होता है। वही ओपनिंग स्नैप का साउंड होता है हाई पिच का होता है। तो आपको पिछले लेक्चर में बताए थे कि लो पिच साउंड को बेल से सुनते हैं, मतलब इसमें ऐसा कुछ ऐसा स्कोप हो गया, तो ये हो गया बेल, ये हो गया डायफ्राम, तो बेल से सुनते हैं किसको, ट्यूमर पॉप साउंड, क्योंकि ये लो पिच है। और ओपनिंग से सुनेंगे डायफ्राम से, क्योंकि ये हाई पिच साउंड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा देते हैं, ये आपको समझाने के लिए बस था, ठीक है। तो ये हो गया किस कारण से, उसको सुनते हैं बेल से सुनते हैं, लिखा हुआ है कि लो पिच साउंड है इसलिए बेल सुनते हैं, कोई साइड ओपनिंग से, ओपनिंग से हाई पिच साउंड है उसको डायफ्राम से सुनते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि इसको पता कैसे चलेगा। तो इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ये सब तो बहुत सारी चीजें हैं कि ये चीजें देखने को मिलेगा, लेकिन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा केस आया तो फिर हम लोग हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, टीटीई, मतलब एकदम फिक्स हो जाएगा कि यही है एटेल मिक्सोमा, तो ट्रांसथोरैक्सिक इकोकार्डियोग्राफी कर देंगे, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ट्रीटमेंट मेनली करते हैं क्या कि सर्जिकल रिमूवल कर देंगे ट्यूमर का, तो इसको बोलते हैं सीटीवीएस, कार्डियोथोरैक्सिक वाल्वुलर सर्जरी, सीटीवीएस, ठीक है। तो सर्जिकल रिसेक्शन कर देंगे, सर्जिकल रिमूवल कर देंगे ट्यूमर का, ठीक है, क्योंकि बेनाइन ट्यूमर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यदि मेलिग्नेंट होता तो हम सर्जिकल रिमूवल करने में परहेज करते, क्योंकि यदि ये माइग्रेट कर दिया दूसरे ऑर्गन में तो और दिक्कत कर सकता है, ठीक है ना, इसीलिए बिनाइन है तो इसलिए हमको कोई टेंशन है नहीं, सर्जिकल रिसेक्शन कर देंगे। तो ये हो गया एटेल मिक्सोमा का टोटल पार्ट, और आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, ठीक है। तो तब तक के लिए ओके बाय, हंसते रहिए, खेलते रहिए और इस तरह पढ़ते रहिए आराम से, सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तब तक के लिए ओके बाय, नमस्ते, जय हिंद। तो ये हम पढ़ने वाले हैं पेपिलरी इलास्टोमा के बारे में। तो पेपिलरी इलास्टोमा क्या है कि हार्ट का जो वाल्व है उसका ट्यूमर है, हार्ट वाल्व का ट्यूमर है, उसको बोलते हैं पेपिलरी इलास्टोमा। कहाँ से ओरिजिनेट करता है, हार्ट वाल्व से। फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ट्यूमर, हार्ट के ट्यूमर की बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट पीजी के लिए। पहले तो मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ हार्ट, यदि मोस्ट कॉमन ट्यूमर हो जाए तो क्या होगा, मेटास्टेसिस ऑफ ओट सेल कैंसर ऑफ लंग्स, लंग्स के ओट सेल कैंसर का मेटास्टेसिस होता है, उसको बोलते हैं मोस्ट कॉमन ट्यूमर। मोस्ट कॉमन प्राइमरी मेलिग्नेंट प्राइमरी बेनाइन ट्यूमर ऑफ हार्ट का, बेनाइन तो पिछले लेक्चर में बात किए थे हम लोग क्या कि एट्रियल मिक्सोमा है, तो बेनाइन कौन है, एट्रियल मिक्सोमा। वही मोस्ट कॉमन प्राइमरी मेलिग्नेंट ट्यूमर कौन सा है, तो वो है एंजियोसार्कोमा, ठीक है। ये सब क्या हो नीट पेज में इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप नोट कर लीजिएगा। ओट सेल लंग कैंसर, एंजियोसार्कोमा इन द केस ऑफ प्राइमरी मेलिग्नेंट एंड एट्रियल मिक्सोमा इन केस ऑफ प्राइमरी बेनाइन ट्यूमर, ठीक है, मोस्ट कॉमन है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग ट्यूबरकुलर पेरिकार्डाइटिस के बारे में, मतलब कि एक तरह का ये क्या है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, मतलब कि टीबी लंग से ओरिजिनेट हुआ और कहीं फैल गया, तो कहाँ फैला, मान लेते हैं ट्यूबरकुलर पेरिकार्डाइटिस, मतलब कि पेरिकार्डियम में, तो ट्यूबरकुलर पेरिकार्डाइटिस। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो है मोस्ट कॉमन से तो मेनली होता है, ओवरऑल मोस्ट कॉमन होता है क्या कि सर्वाइकल एरिया में, सर्वाइकल एरिया में उसको होता है ट्यूबरकुलर सर्वाइकल लिम्फेडेनाइटिस, ठीक है। उसका जो गॉन फोकस है क्या होता है, टॉन्सिल में, टॉन्सिल से ओरिजिनेट करके फैलता है, ठीक है। तो गॉन फोकस जो बोलते हैं जहां से ओरिजिनेट करके फैलेगा, सेकेंडरी जो पॉइंट होता है जहां से ओरिजिनेट करके फैलता है, मतलब प्राइमरी जो लंग्स में था, लंग्स से क्या कहा, टॉन्सिल में, टॉन्सिल से फैल गया, तो उसी को बोलते हैं टॉन्सिल क्या है, गॉन फोकस है, ठीक है। इसके बाद इसमें बात करते हैं ट्यूबरकुलर पेरिकार्डाइटिस में, तो कुछ टीबी के फीचर्स होंगे, क्या क्या हो सकते हैं, लो ग्रेड फीवर होगा, फिर क्या होगा, वेट लॉस होगा, फिर देखिए नाइट स्वेट वगैरह होगा, ये सब चीजें टीबी के लक्षण है। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिला ट्यूबरकुलर पेरिकार्डाइटिस केस में कि पूरा चेस्ट पेन होगा, डिफ्यूज चेस्ट, मतलब पूरा चेस्ट में लोकेट नहीं कर पाएगा, मतलब चेस्ट पेन होगा। चेस्ट पेन की खास बात क्या होगी कि वो लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट, ये हमारा राइट हैंड है, ये लेफ्ट, तो लेफ्ट शोल्डर पे क्या होगा, रेडिएट करेगा। फिर और बात कर सकते हैं ये किधर गया, पहले चेस्ट पेन था, कैसा था, डिफ्यूज था, रेस्ट पे देखने को मिल रहा था। उसके बाद क्या होगा कि सीटिंग में रिलीफ हो जाएगा, ऑन सीटिंग इट रिलीफ, तो रिलीफिंग फैक्टर हो जाएगा ऑन सीटिंग। रेडिएट का लेफ्ट शोल्डर की कैसा पेन है, कैरेक्टर क्या है पेन का, डिफ्यूज है, रेस्ट में देखने को मिल रहा है।
यहाँ पे जो साउंड सुनाई देता है वो प्रीकार्डियल सेक्शन रब बोलते हैं, मतलब कि ब्रेथ होल्डिंग में साउंड क्या होगा, परसिस्ट करेगा, ब्रेथ होल्डिंग के बाद भी साउंड रहेगा। यहाँ पे जो प्लूरल रब होता है साउंड हियर ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद इसी में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, एसटी सेगमेंट का एलिवेशन देखने को मिलता है। वो हम लोग एसटी सेगमेंट का एलिवेशन कहाँ देख रहे थे, एमआई केस में भी देख रहे थे सेगमेंट का एलिवेशन। तो दोनों में डिफरेंस कैसे होगा, डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ जो एलिवेशन होता है वो क्या होता है, कनकेव अपवर्ड, देख सकते हैं यहाँ पे ईसीजी में, यहाँ पे ईसीजी, यहाँ क्या कनकेव अपवर्ड, मतलब एलिवेशन ऊपर की ओर हुआ, एसटी, ठीक है, पी हुआ, क्यू आर एस टी। तो एस टी का जो एलिवेशन हुआ, एस टी का जो एलिवेशन हुआ वो क्या हुआ, कनकेव है एंड अपवर्ड, ठीक है। लेकिन वही एम आई केस में क्या होता है, कन्वेक्स अपवर्ड होता है और टी का इन्वर्जन होता है, टी वेव का इन्वर्जन भी होता है, ठीक है। क्यू आर एस कम्प्लेक्स है ये, क्यू आर एस कम्प्लेक्स, ठीक है। अब बात करते हैं कि एलिमेंट में सिर्फ एवीआर और बीवन लेट को छोड़ के। उसके बाद बात करते हैं कि इसको डायग्नोसिस के लिए क्या कर सकते हैं, ट्यूबरकुलर पेडियाट्रिक डायग्नोसिस के लिए। तो इको कर देंगे, इको करने से पता चल जाएगा कि थिकनेस जो पेरिकार्डियल लेयर है, प्लूरल लेयर है, उसका थिकनेस क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा। थिकनेस बढ़ा हुआ होगा मतलब उसमें फ्लूइड में कुछ टीबी वगैरह। तब उसके बाद क्या करेंगे कि पेरिकार्डियल फ्लूइड का इफ्यूजन कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, बाहर करके उसको टीबी के लिए डायग्नोस कर देंगे, नॉर्मल माइक्रोबायोलॉजिस्ट को सेंड कर देंगे उस फ्लूइड को, और वो डायग्नोस कर लेगा कि उसमें माइक्रोबैक्टीरियम टीबी है या नहीं है तो फिर अपना उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट के लिए क्या कर सकते हैं कि एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी देंगे फॉर 6 मंथ, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी फॉर 6 मंथ। लेकिन कभी ऐसा होता है कि इसमें देखने को मिलता है कि कुछ ट्रीटेड केसेस है जो ट्यूबरकुलर पेरिकार्डिटिस का, वो लीड करता है कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस क्या है, सिक्यूल है। सिक्यूल कहने का मतलब ट्रीटेड मतलब इलाज किया हुआ ट्यूबरकुलर पेरिकार्डिटिस, मतलब ट्रीटेड ट्यूबरकुलर पेरिकार्डिटिस लीड्स टू कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस। होता क्या है कि जो नॉर्मल हार्ट कैसा है, नॉर्मल हार्ट इस तरह का देख सकते हैं, वेंट्रिकल है, इसमें डायस्टोल के दौरान जो इंडास्ट्रियल वॉल्यूम था 130 ml आ गया, नॉर्मल हो गया, ये फैल रहा है, डायस्टोल हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि प्लूरा में कैल्सिफिकेशन होने के कारण बाल में कैल्सिफिकेशन होने के कारण वो अच्छा से डायस्टोल नहीं कर पाता, रिलैक्स नहीं कर पाता। उसके कारण क्या होता है, इंडास्ट्रियल वॉल्यूम बहुत कम होता है कैल्सिफिकेशन के कारण। तो इसीलिए यहाँ पे डायस्टोल का साउंड एक साउंड आ जाता है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल सडन नॉक या शॉक। पेरिकार्डियल सडन या पेरिकार्डियल नॉक या पेरिकार्डियल शॉक। तो कहाँ शब्द सुना जाए, डायस्टोल के समय इसको बोलते हैं, इसीलिए डायस्टोलिक साउंड बोलते हैं, लॉन्ग डायस्टोलिक साउंड। देखिए आप क्या है, हम पॉइंट लिख दिए कि इंस्पिरेशन के दौरान जुगुलर वेन्स प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है, जुगुलर वेन्स प्रेशर, इंक्रीज वेन्स प्रेशर, इसको बोलते हैं कस्मोल साइन को मिलता है कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस में। अब दूसरा क्या है कि लॉन्ग डायस्टोलिक साउंड, जो हम बात किए थे यहाँ पर, ये जो डायस्टोलिक साउंड है पेरिकार्डियल सडन, ठीक है। तो इतना ही है आज के लिए, और ठीक है इतना ही है, और सब कुछ तो बात कर ही चुके हैं, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं हार्ट साउंड के बारे में। हार्ट साउंड में पहला हार्ट साउंड था S1 क्यों, S1, देन क्या था S2, देन ये हो जाएगा अपना S3, ये हो जाएगा S4, ठीक है। तो S1 फर्स्ट हार्ट साउंड था जो कि M1 T1 क्लोजर के कारण होता है। S2 सेकंड M1 T1 क्लोजर, ये क्या था S2 सेकंड हार्ट साउंड जो कि A2 एओर्टिक एंड पल्मोनरी भाग क्लोजर के दौरान सुनाई देता है। तो S1 फर्स्ट हार्ट साउंड आया। उसके बाद ये होता है इजेक्शन क्लिक, जहां पे कि बाहर आना शुरू होता है। उसके बाद ये अपना ओपनिंग स्नैप, जो कि सब कुछ पढ़ा हुआ है, ओपनिंग स्नैप। तो हम लोग बात करते हैं ये जो होता है क्या है, मिड सिस्टोलिक साउंड, जो कि देखने को मिलता है कहां पे, मिट्रल भाग प्रोलैक्सिस में, मिट्रल भाग
उसके बाद ओपनिंग स्नैप में हम लोग क्या देखते हैं, ओपनिंग स्नैप में आपको याद होगा कि ओपनिंग स्नैप से कोइंसाइड कर रहा था क्या, यहाँ पे ट्यूमर पॉप साउंड, ट्यूमर पॉप साउंड जो किस में दिखाई देता है, एट्रियल मिक्सिमा केस में। फिर एसटी के दौरान जो सुनाई दे रहा था वो आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में क्या था, लॉर्ड डायस्टोलिक साउंड था। S2 से यहाँ तक क्या डायस्टोल नहीं चल रहा है, तो क्या हुआ, लॉर्ड डायस्टोलिक साउंड यहाँ पे सुनाई दे रहा था, लॉर्ड डायस्टोलिक साउंड। तो ये किसके केस में था, अपना कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस केस में था, लॉर्ड डायस्टोलिक साउंड। तो ये सब चीजें हम लोग देख सकते हैं, S1 S2 S3 S4, S3 एब्नॉर्मल हो सकता है, S4 तो हमेशा पैथोलॉजिकल होता है, S3 30 ईयर ऑफ एज तक सुनाई देता है। तो S1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या डायस्टोल है, डायस्टोल है, ये क्या है, सिस्टोल है। इधर S1 के पहले क्या हुआ, एट्रियल सिस्टोल होगा, ठीक है, कुछ पेजेस। तो ये क्या है, प्री सिस्टोलिक साउंड है, प्री सिस्टो, S4 क्या है, प्री सिस्टोलिक है, प्री सिस्टोलिक हार्ट साउंड जो कि पैथोलॉजिकल हमेशा होता है, ठीक है। तो और क्या बात कर सकते हैं हम लोग, या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। लॉर्ड डायस्टोलिक साउंड हो गया, ट्यूमर पॉप साउंड हो गया, टेलमिजोमा केस में मिड डायस्टोलिक साउंड होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, लॉर्ड डायस्टोलिक साउंड क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल सडर, पेरिकार्डियल सडर या शॉक बोल सकते हैं, तो ये सब था हार्ट साउंड में। तो ये हम लोग हार्ट साउंड तो पढ़ लिए थे, क्योंकि हार्ट साउंड का कोरिलेशन जो डिफरेंट डिफरेंट डेज में देखने को मिलता है वो हम लोग देख रहे थे, चाहे वो अपना मिड सिस्टोलिक साउंड हो या फिर जो मेटाबोलाइटिक केस में दिखता है, या ओपनिंग समय के दौरान जो सुनाया गया था ट्यूमर पॉप साउंड जो कि एट्रियल मिक्सिमा केस में था। फिर लॉर्ड डायस्टोलिक साउंड था S3 के दौरान जो कि कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में देखने को मिलता है, इसको पेरिकार्डियल सडर या पेरिकार्डियल शॉक भी बोलते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए ओके, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।